नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म के पिछले लेक्चर में हमने E2 रिएक्शन की करीब करीब सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एक छोटा सा पार्ट E2 रिएक्शन में बचा हुआ है जो कि मैं आज आपको बताऊँगा और साथ ही साथ पूरे E2 रिएक्शन को सम अप करेंगे हम। आज हमारा E2 रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने E2 एलिमिनेशन को। मतलब शुरू नहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट है ये हमारा। तो सब कुछ हो गया था। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन? मतलब अलग अलग चीजों का E2 रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज जो है वो आपका है सबस्ट्रेट। ठीक है, दूसरा है आपका सबस्ट्रेट के बाद बेस। तीसरा है आपका लिविंग ग्रुप। चौथा है आपका सबस्ट्रेट बेस लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट। और पांचवा है आपका इसमें सबस्ट्रेट बेस लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट और टेम्परेचर। ठीक है, इन पांच चीजों का अलग अलग इफेक्ट हम देखेंगे E2 रिएक्शन के ऊपर। तो देखिए, हम अपने सबसे पहले के ऊपर आते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो सबस्ट्रेट में हम ये देखते हैं कि जिन सबस्ट्रेट में ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होती है या जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जितने ज़्यादा होते हैं उनका रेट उतना अच्छा होता है E2 एलिमिनेशन के लिए। इसका जो एक बेसिक रीज़न दिया जाता है वो ये दिया जाता है, हम आपको शुरुआत में भी बताए थे, जो हमारा वेरी इंट्रोडक्टरी या फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम आपको बताए थे कि ये जो हमारा E2 रिएक्शन है, इस E2 रिएक्शन में एलिमिनेशन का कंपटीशन होता है सब्स्टिट्यूशन के साथ। किसके साथ? सब्स्टिट्यूशन के साथ। मतलब E2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन करीब करीब साथ साथ चलती है। तो SN2 रिएक्शन के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। और अगर स्टेरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट नहीं है और आपको बेस या न्यूक्लियोफाइल कुछ दे रखा है तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप हिंड्रेंस बढ़ा दें, हिंड्रेंस को सबस्ट्रेट के अंदर आप अल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करते जाएं, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब SN2 की पॉसिबिलिटी घटती जाती है और आपके जो ये वाले रिएक्शंस होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। इसलिए क्या होता है कि सबस्ट्रेट में ब्रांचिंग अगर अच्छी हो तो इससे रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा फैक्टर हमारा है बेस। जितना बढ़िया बेस होगा उतना अच्छा E2 एलिमिनेशन होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, लिख लीजिएगा, रेट ऑफ E2 is directly proportional to strength of base। क्या? रेट ऑफ E2 is directly proportional to strength of base। जितना स्ट्रेंथ होगा बेस में उतना अच्छा E2 का रेट होगा। और साथ ही साथ जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा बेस का, स्ट्रेंथ के साथ एक और बात ऐड कर लो, स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन भी अगर आप बेस का बढ़ाएंगे तो उससे भी E2 के रेट में इंक्रीमेंट होगा। तीसरा फैक्टर है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, तो दिस रेट ऑफ E2, सारे वही फैक्टर्स हैं जो कि आपके SN2 में आपने देखे थे और वहां पर जिस तरह से हमने दिखाया था आपको करीब करीब वैसा ही इफेक्ट यहां भी होता है। तो ये भी क्या होगा, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप।
अब इस मोड़ पर आके, इस जगह पर आके हमको ये तो नहीं बताना पड़ेगा आपको कि बेस किसको कहते हैं, लिविंग ग्रुप किसको कहते हैं और इसको कैसे पहचानेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। इतना हम समझते हैं क्योंकि करीब 18-19 लेक्चर हम अभी तक कर चुके हैं, तो इसके बाद हम आपको ये बताएं ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तीसरा पार्ट आता है, चौथा पार्ट आता है हमारा सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो रेट ऑफ E2 या रेट ऑफ E2 नहीं, कौन सा सॉल्वेंट ज्यादा प्रीफर किया जाता है इसके बारे में लिख लो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो रेट होता है आपके SN2 का या सॉरी E2 का, वो बहुत अच्छा होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, E2 रिएक्शन में सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो हमारा अटैकिंग रिएजेंट कौन है, बेस है। अब अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लें जो कि पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, आपका जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसको घेर लेता है, उसके चारों तरफ घेरा बना लेता है। तो अगर वो घेरा बना लेगा तो क्या आपका अटैकिंग रिएजेंट फ्री है अटैक करने के लिए? नहीं है। तो वो फ्री कब होगा, जब उसके चारों तरफ घेरा नहीं बनाया जाएगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसको घेरा बनाना मतलब सोल्वोलिसिस करना, ठीक है ना। हम आपको सॉल्वेंट के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पूरा बताए हैं कि कैसे सॉल्वेंट कैसे चारों तरफ अटैकिंग रिएजेंट के घेरा बना लेता है, जिससे कि उसके अटैक करने के रेट को घटा देता है। लेकिन यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में वो रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये चौथी बात हो गई। और पांचवा टेम्परेचर की बात है। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका रेट ऑफ E2 इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं? तो यही 4-5 पॉइंट थे जिसके अकॉर्डिंग कि हम E2 रिएक्शन को देखते हैं। अब इफेक्ट्स देख लिया हमने, अब एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे रेजियो सेलेक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे? रेजियो सेलेक्टिविटी की, कि E2 रिएक्शन में रेजियो सेलेक्टिविटी का क्या रोल है। हालांकि ये बात हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है रेजियो सेलेक्टिविटी के केस में। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इस चारों के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए बताते हैं आपको क्या है रेजियो सेलेक्टिविटी का केस। कुछ खास नहीं है, बस देखो कहता क्या है कि अगर कहीं पर सिमेट्रिकल आपका ले रखा हो सबस्ट्रेट, जिसमें कि एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी आपका एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, मतलब अल्कीन जो फॉर्म होता है। लेकिन अगर कहीं पर दो अलग अलग प्रकार के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अनसिमेट्रिकल आपका सबस्ट्रेट दे रखा हो, तो उस स्थिति में जो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है वो दो तरह के अल्कीन बनते हैं, और उसमें से एक अल्कीन मेजर बनता है और दूसरा अल्कीन माइनर बनता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। तो सबसे पहले तो हम इस दोनों रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं कि क्या क्या बनेगा। अगर आप इसको देखें तो बीटा हाइड्रोजन के साथ क्या करना है, लिविंग ग्रुप को बाहर करना है। तो एक बीटा हाइड्रोजन ये हो जाएगा आपका और दूसरा बीटा हाइड्रोजन ये हो जाएगा आपका। इसमें भी एक बीटा हाइड्रोजन ये और दूसरा ये। तो एक बार इसको और इसको बाहर करके यहां डबल बॉन्ड बनाओ, दूसरी बार इसको और इसको बाहर करके यहां डबल बॉन्ड बनाओ। तो कर लो। अगर हम करें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 और साथ में CH3 CH डबल बॉन्ड
CH3। समझ रहे हैं? ये दो प्रोडक्ट इससे बना लिए हम, ये दोनों आपका इसका प्रोडक्ट हो गया। अब इसका प्रोडक्ट बना लो, इसमें क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, और इधर भी वही हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अब देखते हैं कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। इसके लिए दो रूल दे रखा है, एक सेजेफ रूल, एक होफमान रूल। पता है आप लोगों को, बट फिर भी मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं। कह क्या रहा है सेजेफ रूल? कहता है कि अगर कहीं पर न्यूट्रल सबस्ट्रेट दे रखा हो, कैसा सबस्ट्रेट? न्यूट्रल सबस्ट्रेट। मतलब न्यूट्रल सबस्ट्रेट तो आप याद ही रखो, साथ ही साथ ये याद रखो कि जिस ऐसा केस जिसके अंदर की लिविंग ग्रुप और आपका बीटा हाइड्रोजन दोनों के निकलने के बीच कोई लैग ना हो, कोई गैप ना हो, दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली जैसे ही वो निकल रहा, मतलब जैसे आप SN2 का करवाते हैं ना, इधर से गया और उधर से निकला, ठीक वैसा ही हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका सेजेफ प्रोडक्ट मेजर बनता है। कौन सा? सेजेफ प्रोडक्ट। और सेजेफ प्रोडक्ट कौन होगा आपका? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेजेफ प्रोडक्ट। क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड या सेजेफ प्रोडक्ट हो गया आपका, और ये ज्यादा बनेगा। अगर आप इस केस में इसका परसेंटेज देखें तो ऑलमोस्ट 75% ये होता है, और अगर आप हॉफमैन का परसेंटेज देखें तो ये आपका 25% होता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड को हॉफमैन कहते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड को सेजेफ कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। क्वेश्चन ये उठता है कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है ये बनता ही क्यों है, क्यों बन रहा है ये इस केस में? तो ये इसलिए बन रहा है कि आपका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, उस ट्रांजिशन स्टेट में यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ज्यादा स्टेबलाइज किया जाता है ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट के माध्यम से। जहां पर मोर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो ट्रांजिशन स्टेट उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? जहां पर जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा वहां पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो हाइपर कॉन्जुगेशन देता है अल्काइल ग्रुप से, और जिसकी वजह से वो डबल बॉन्ड को या ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, इस वजह से। अब दूसरे केस में आइए। दूसरे केस में ये कहता है कि अगर कहीं पर चार्ज लिविंग ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप ऐसा हो जिसके ऊपर चार्ज हो, तो यहां पर देख लीजिए कि यहां नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक बात है। साथ ही साथ ऐसा हो जिसके निकलने से, जिस लिविंग ग्रुप के निकलने और हाइड्रोजन के निकलने के बीच में थोड़ा लैग हो, मतलब बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप के निकलने के बीच में थोड़ा सा समय का अंतर हो, तो उस केस में आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। ठीक है, तो इस केस में आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा हॉफमैन मेजर। ठीक है, और ये क्या है आपका माइनर सेजेफ प्रोडक्ट, सेजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ये मेजर क्यों बन रहा है, ये माइनर क्यों बन रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लैग है, आप याद कीजिए, एक ही क्वेश्चन हम आपको इससे रिलेटेड बताए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोरीन वाला केस आपको याद है, जब आपका लिविंग ग्रुप के रूप में फ्लोरीन दे रखा हुआ हो, तो उस केस में जब हम E2 एलिमिनेशन करवाते हैं तो कैसे होता है? उस केस में जब आप E2 एलिमिनेशन करवाते हैं तो फ्लोरीन बाद में निकलता है,
हाइड्रोजन पहले निकल गया, फ्लोरीन बाद में निकला, तो वो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होता है, इस वजह से वहां पर वो ज्यादा अच्छा हॉफमैन प्रोडक्ट बना पाता है। ठीक वही केस यहां पर भी है कि हाइड्रोजन जब आप लेस सब्स्टिट्यूटेड से निकालेंगे तो ये वाला जो है ये इस यहां पर बनने वाले कार्बेनायन को, एक्चुअली यहां पर कार्बेनायनिक कैरेक्टर को स्टेबलाइज करना पड़ता है। यहां पर जो कार्बेनायन जैसा कुछ बनेगा उसको ये बहुत अच्छा स्टेबलाइज कर पाता है। मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर के स्टेबलाइजेशन से ज्यादा यहां इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां कार्बेनायन के स्टेबलाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये लिविंग ग्रुप बनने वाले कार्बेनायन को ज्यादा अच्छा स्टेबलाइज कर पाएगा, इस वजह से यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। ये दो बातें हमने आपसे कर ली। अब थोड़ी सी बात और देखते हैं हम लोग, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। इसमें क्या, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों एक ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन हमसे क्या कहना चाहता है थोड़ा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कुछ खास बात नहीं है, कहना है इसमें कि आपका जो लिविंग ग्रुप है, एक केस है, एक्चुअली केस नंबर फर्स्ट लिखिएगा इफ साइज और ब्रांचिंग ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज। मतलब या तो हम लिविंग ग्रुप का साइज इंक्रीज कर दिए या लिविंग ग्रुप के ऊपर ब्रांचिंग इंक्रीज कर दिए तो क्या होता है। तो देखिए, ये आपका एक सबस्ट्रेट हम ले रखे हैं, इसमें लिविंग ग्रुप लगा रखे हैं, और हम ऐसा एज्यूम किए हैं कि एक केस में लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, दूसरे केस में SME2+ है, और तीसरे केस में NME3+ है। तो अब हम देखेंगे कि पहले केस में ब्रोमीन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, SME2 है मतलब 2 मिथाइल लगा दिए सल्फर के ऊपर, NME3 है मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल लगा दिए। तो अगर आप इसमें प्रोडक्ट का परसेंटेज देखें तो फर्स्ट केस में आपको 31% हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है, सेकेंड केस में आपको 87% हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है, और थर्ड केस में आपको 98% हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे ब्रांचिंग को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा बल्की होगा उतना ही हॉफमैन प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे केस में देखिए कि अगर आप बेस का साइज इंक्रीज करते हैं या फिर अपने जो आपका सबस्ट्रेट है उसका साइज इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होता है। मतलब देखो, बेस का साइज ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट के साइज से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हॉफमैन पे, लेकिन बेस का साइज इंक्रीज करने से परसेंटेज में फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप सिंपल OET लेते हैं तो OET के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट 21% बनता है। अगर आप OET को छोड़ के CME3 ले लें, थोड़ा सा 3 मिथाइल ग्रुप लगा है तो बल्कि हो गया ये बेस, तो यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट 73% बन रहा है। अब क्या किए, एक मिथाइल को हटा के एक इथाइल लगा दिए, तो इस केस में जो बन रहा है प्रोडक्ट आपका 81% बन रहा है। और अगर इसी जगह पर तीनों मिथाइल को हटा के तीनों इथाइल लगा दिए तो इस केस में फिर क्या बन रहा है, 98% बन रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन था कि कैसे बेस का साइज इंक्रीज करने पर हमारा जो हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। बस इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ये परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि कैसे चीजें बढ़ रही है, हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज किन किन कंडीशंस में बढ़ता है, या कहां पर ज्यादा बनेगा हॉफमैन, कहां पर कम बनेगा हॉफमैन। समझ रहे हैं? या कहां सेजेफ ज्यादा बनेगा, कहां हॉफमैन ज्यादा बनेगा, ये बात हो गई। अब 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, इसके ऊपर देखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी यहां पर इससे एक स्पेशल बात हम आपको बताएंगे।
पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहना चाह रहा है ये ब्रिजहेड कंपाउंड दे रखा है, लिविंग ग्रुप दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है। अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाने कहें हम आपको, तो आप ये बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट आप बनाकर हमको देंगे। किसी का मन होगा तो ये प्रोडक्ट भी दे देगा। ये ठीक है, इससे ज्यादा तो कोई नहीं देंगे बना के, या तो ये देंगे या फिर ये देंगे। कारण लिविंग ग्रुप यहां पर है ब्रोमीन, हाइड्रोजन यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, तो कहीं से बीटा पोजीशन से सॉरी बीटा पोजीशन से अपना कर लो। तो या तो यहां से निकालोगे या फिर यहां से निकालोगे। एक बार हम यहां से निकाले और दूसरी बार यहां से निकाले और दोनों का प्रोडक्ट बना के दिखा दिया आपको। लेकिन जब देखा गया तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, ये बन रहा है और ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। रीजन तलाशा गया कि क्यों नहीं बन रहा है ये वाला प्रोडक्ट। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं आपका वायलेशन ऑफ सेजेफ रूल। क्या पढ़ रहे हैं? वायलेशन ऑफ सेजेफ रूल। तो ये क्या कहता है यहां पर कि जब हम साइक्लिक सबस्ट्रेट लेते हैं, जैसे मान लो कि आप साइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं, तो साइक्लोहेक्सेन के केस में हम क्लियर कर दिए हैं ना कि ट्रांस डायएक्सियल पोजीशन होना चाहिए अगर आपको E2 एलिमिनेशन करवाना है। हम वहां पर ये कहे आपको कि सेजेफ देख के बनाइए या हॉफमैन देख के बनाइए, नहीं बोले ना। हम वहां पर ये चेक नहीं करते हैं कि हम सेजेफ बन रहा है या हॉफमैन बन रहा है। अगर ट्रांस डायएक्सियल पोजीशन जिसके केस में हो जाएगा वही प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। हाँ, उसके बाद भी अगर कहीं ट्रांस डायएक्सियल के बाद भी सेजेफ हॉफमैन की पॉसिबिलिटी बनती है, तब देखते हैं कि हाँ सेजेफ है या हॉफमैन है। लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारा क्या होता है? ट्रांस डायएक्सियल। उसी तरह इसके केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पर जो हाइड्रोजन है और यहां पर जो हाइड्रोजन है, अगर आपको ब्रेड रूल याद हो, अगर आपको ब्रेड रूल याद हो तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इस जगह पे ब्रिज हेड के पोजीशन से हाइड्रोजन को या किसी भी चीज को रिमूव करके वहां पर डबल बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता है यहां पर और यही प्रोडक्ट बन पाता है। तो क्या हम यहां पर सेजेफ और हॉफमैन की बात कर रहे हैं? अगर आप देखें रूल के अकॉर्डिंग तो ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा और ये आपका सेजेफ प्रोडक्ट होगा, लेकिन यही प्रोडक्ट सिर्फ फॉर्म हो रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। साथ ही साथ दूसरे केस में देखिए, अगर हम इसकी बात करें, एक और बात का ध्यान रखना, ये छोटा रिंग था, छोटे रिंग थे, इस वजह से हम यहां पर डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। अगर रिंग बड़ा कर दें, मान लो ये ले लिए हम, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड बनाना है, तो इस केस में हम यहां पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि रिंग का साइज क्या है? इंक्रीज हो गया, तो फिर इस केस में यहां पर भी डबल बॉन्ड बन सकता है। लेकिन स्मॉल रिंग के केस में ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगले वाले में देखते हैं। एक बात हम आपको बताए थे कि अगर कहीं पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो तो उस केस में आपका वही प्रोडक्ट बनेगा, बशर्ते कि कहीं पर नॉन कॉन्जुगेटेड बन रहा हो। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक पॉसिबिलिटी इस क्लोरीन का इसके हाइड्रोजन के साथ निकलने का है और दूसरा इसके हाइड्रोजन के साथ निकलने का है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका हाइड्रोजन निकलेगा, ना कि इसका हाइड्रोजन निकलेगा। यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा और यहां से निकालने के बाद हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा।
लेकिन इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, क्योंकि अगर आप इस जगह से हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन जाएगा, और कॉन्जुगेटेड अल्कीन थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, और चूंकि वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है इस वजह से हम उसी प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, मेजर कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई रेजियो सेलेक्टिविटी की, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था, मतलब टॉपिक था E2 एलिमिनेशन का पार्ट, ये खत्म हो रहा है। इसमें एक छोटी सी बात और है, हॉफमैन मिथाइलेशन, ठीक है, वो हम आपको 15 मिनट के एक पार्ट में बना के दे देंगे, आप वहां से उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम फिर से अगले रिएक्शन के साथ मिलेंगे, और शायद हमारा E1 एलिमिनेशन होगा अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।